हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप पढ़ाई मस्त चल रही है आपकी, रिवीजन हो रहा है सर, धमाधम चैप्टर्स आपके रिवाइज हो रहे हैं। आइए सर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 31, बैगेज, पोस्टल आर्टिकल्स एंड स्टोर्स। सर ध्यान रखना, जिंदगी के अंदर पुट योर 100%। और हाँ, अगर आप दिल से कोई भी काम करते हो वो सक्सेसफुल हमेशा होता है। बस आपके अंदर माहौल बना रहना चाहिए। एंड सर माहौल अगर होगा तो शानदार जबरदस्त आपका रिजल्ट होगा। आइए भाइयों, सर सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 31, बैगेज, पोस्टल आर्टिकल्स एंड स्टोर्स। सरकार जोश में जीना चाहिए हमेशा। क्लियर? ऐसा ही ऐसा डर डर के जीने का नहीं सर, जिंदगी मस्त जियो सर, क्योंकि हर दिन जो आप गुजार रहे हो ये हम लकी है जो हम इतना अच्छे दिन निकाल पा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी सर आप लकी हो। आइए सरकार, हम चलते हैं चैप्टर नंबर 31 की तरफ। बैगेज। सर सबसे पहली बात, बैगेज होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ अ पैसेंजर प्रोवाइडेड दोज आर नॉट इन कमर्शियल क्वांटिटी। सर डेफिनेशन बोलता है क्या, बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट इट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल्स। सर मोटर व्हीकल बैगेज नहीं होगा, उसको नॉर्मल गुड्स की तरह मानना है, नॉर्मल इंपोर्ट गुड्स तरह ट्रीट करेंगे। अनअकम्पनीड बैगेज के प्रोविजन आगे करके बात करेंगे। सर बोनाफाइड बैगेज बोलता है क्या, अगर आउट ऑफ इंडिया से कोई पर्सन आ रहा है, साथ में बैगेज है, साथ में कुछ गुड्स है, तो सर उसमें जो यूज्ड गुड्स है, ऑलरेडी जो यूज्ड गुड्स है जो यहाँ से लेके गया था वापस ला रहा है, सर उस पर कोई कस्टम की बात नहीं आएगी। पर अगर आप कोई नए गुड्स लेके आ रहे हो तो सर उस पर कस्टम लगता है, पर वो भी एक स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जिबिशन दे रखा है कि बैगेज रूल्स हम पढ़ेंगे तो सर उतने लिमिट तक हम फ्री ऑफ ड्यूटी आपको गुड्स पासिंग अलाउ कर देंगे विदाउट एनी ड्यूटी। पर सर उससे एक्सेस लिमिट में अगर आप लेके आए तो कस्टम लगेगा। कितना लगेगा सर? 35% रेट ऑफ कस्टम ऑन बैगेज प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज। आइए सर, सेक्शन 77 बोलता है डिक्लेरेशन बाय द ओनर ऑफ द बैगेज। जो भी बैगेज लेके आ रहा है वो ओनर ऑफ द बैगेज डिक्लेरेशन देगा रिगार्डिंग बैगेज। अच्छा सर, डिक्लेरेशन कैसे होता है? सर वहाँ ग्रीन चलन और रेड चलन होते हैं। ग्रीन चलन से निकल रहा है मतलब यू आर मेकिंग अ सेल्फ डिक्लेरेशन दैट यू आर नॉट कैरिंग एनी ऑफ द गुड्स जिस पे कस्टम लगता है। एंड सर रेड चलन पे कस्टम ऑफिसर होते हैं, वो वेरीफाई करेंगे, अगर लगता है कस्टम तो कस्टम पे करेंगे, नहीं तो जाइए। सर रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू कब होगा बैगेज के लिए? जिस दिन हमने बैग प्रेजेंट किया फॉर क्लियरेंस, उसी दिन का रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू देखा जाएगा बैगेज पे अगर कस्टम लगना है तो। सेक्शन 80 बहुत अच्छा सर। सर यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपके बैगेज में कुछ गुड्स ऐसी है विच आर ड्यूटेबल और द इंपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड, जिसके रेस्पेक्ट में आपने सर ट्रू डिक्लेरेशन दिया है, तो सर ऐसे केस में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर, सर प्रॉपर ऑफिसर कस्टम ऑफिसर क्या करते हैं, उन गुड्स को वही डिटेन करके वहीं पर रख लेगा कस्टम पोर्ट पर। और जब वो पैसेंजर वापस से इंडिया से बाहर जा रहा होगा तब वो गुड्स उसको वापस से लौटा दिए जाएंगे सर। या फिर आप अगर वहां से नहीं जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो एनी अदर पैसेंजर ऑथराइज्ड बाय सच पैसेंजर, सर वो गुड्स आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। पर ऐसे केस में कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं। पर सर कोई टेंशन नहीं है, पर सर कब आपने अगर ट्रू डिक्लेरेशन दिया है तो। सर अगर आपने ट्रू डिक्लेरेशन नहीं दिया इन गुड्स के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे केस में इनको स्मगल गुड्स कहेंगे और डिपार्टमेंट अगर पकड़ लिया तो ऐसे केस में सर टैक्स इवेजन का केस बनेगा एंड गुड्स विल बी लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। सर हेमल के शाह का जजमेंट मैंने आपको बता रखा लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर सर उसने ट्रू डिक्लेरेशन नहीं दिया और वो फटाफट निकल रहा था और कस्टम ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया। यू नो कानून के हाथ लंबे होते हैं, स्पाइडरमैन वहां खड़ा था, उसने ऐसे करके पकड़ लिया। एंड सर ऐसे केस में सर गुड्स फॉर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। ऐसे केस में आप नहीं बोल सकते ठीक है ये गुड्स वापस भेज दो साहब, सर ऐसा नहीं, गुड्स फॉर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। क्लियर? डन। 35% द रेट ऑफ कस्टम्स प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अच्छा इसके अलावा कोई एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम पेएबल नहीं होती ऑन द बैगेज। क्लियर? वैल्यूएशन रूल्स होते हैं नॉर्मली, वो वैल्यूएशन रूल्स बैगेज पे भी अप्लाई होंगे। ओके, अब बैगेज रूल्स 2016 का रूल नंबर 3 बोलता है क्या, इफ द पैसेंजर इज, अच्छा अब हम पढ़ रहे क्या कितना एग्जिबिशन मिलेगा बैगेज के केस में। सर नए गुड्स जो लेके आ रहे हो उसमें कितना एग्जिबिशन मिल रहा है? अगर पैसेंजर इज अराइविंग फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार, नेपाल भूटान म्यांमार के अलावा कहीं और से आप आ रहे हो, तो ऐसे केस में सर अगर फॉरेन ओरिजिन के आप पैसेंजर हो, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन नॉट बीइंग एन इन्फेंट, तो केवल 15,000 तक के गुड्स आप ला सकते हो, प्लस यूज्ड पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल सोनियर आप ला सकते हो अलग से। अच्छा यूज्ड पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोनियर के अलावा ये 15,000 के अदर गुड्स है। क्लियर? और अगर आप इन्फेंट हो तो ऐसे केस में वो खुद ही बच्चा है, वो खुद ही गिफ्ट है भाई, वो किसी और के लिए क्या गिफ्ट लेके आएगा। तो सर ऐसे केस में यूज्ड पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोनियर, उसके अलावा वो किसी और के लिए कोई और गुड्स लेके नहीं आ सकता, कोई उसके लिए एग्जिबिशन एडिशनल अलाउ नहीं। पर इनके अलावा जो भी बच गए, मतलब नॉर्मल टूरिस्ट हो गए, हाँ ना, इंडियन ओरिजिन के लोग हो गए, सर सारे ही पैसेंजर्स सर यहाँ पे कवर हो गए, उन सबके लिए कितना है 50,000 तक का एग्जिबिशन है, प्लस ट्रैवल सोनियर प्लस यूज्ड पर्सनल इफेक्ट, उसको 50,000 की लिमिट में काउंट नहीं करने का। क्लियर? डन। सर पर अगर आप नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो तो कोई भी कैटेगरी ऑफ पैसेंजर हो सबके लिए 15,000 प्लस यूज्ड पर्सनल इफेक्ट प्लस ट्रैवल सोनियर दे रखा है। पर अगर आप एक इन्फेंट हो तो अगेन यूज्ड पर्सनल इफेक्ट ही अलाउड है, ट्रैवल सोनियर्स और अदर आर्टिकल्स कुछ भी अलाउ नहीं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा आप, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा आप, अगर आप
सर नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, अगर आप इन्फेंट हो तो केवल और केवल यूज पर्सनल इफेक्ट अलाउड है सर। मैंने यहाँ शायद गलती से बोल दिया था कि ट्रेवल सोनेट भी अलाउड है, ट्रेवल सोनेट अलाउड नहीं होते सर। किसको? इन्फेंट को। वो खुद छोटा है साहब, वो किसी के लिए गिफ्ट किया लेके आएगा, किसी के लिए क्या मोमेंटो लेके आएगा, वो खुद ही मोमेंटो है साहब अपने आप में। इसलिए अगर आप एक इन्फेंट हो तो केवल और केवल यूज पर्सनल इफेक्ट आप लेके आ सकते हो। और अगर पैसेंजर इज अराइविंग बाय लैंड रूट तो ऐसे केस में केवल और केवल यूज पर्सनल इफेक्ट, बाकी कुछ भी उसको अलाउड नहीं है। कुछ भी लेके आए तो कस्टम पे करना पड़ेगा। अलाउड नहीं मतलब ड्यूटी फ्री अलाउड नहीं, उसके अलावा कुछ भी लेके आओ कस्टम पे करो पूरी वैल्यू पे सर। क्लियर? डन। नेपाल भूटान म्यांमार के केस में सर 15,000 तक का अलाउड है, प्लस यूज पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल सोनियर अगर नॉर्मल पैसेंजर है तो। अगर लैंड रूट से आ रहा तो केवल यूज पर्सनल इफेक्ट सर। एंड इन्फेंट के केस में ओनली यूज पर्सनल इफेक्ट सर, भले वो नेपाल भूटान म्यांमार से आए, किसी भी कंट्री से आए। क्लियर? डन। पर ध्यान रखना बेटा, यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है दोनों जगह पे, बोल दिया क्या, अगर मोर देन वन पैसेंजर आ रहा है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल आ रहे हैं, तो सर ऐसे केस में हर पैसेंजर के लिए जो लिमिट्स दे रखी है ना सर 15,000 और 50,000, ऐसे केस में ये सेपरेट सेपरेट देखना है। मान लो सर 3 दोस्त बाहर गए घूमने और सर बाहर उनको एक ही चीज पसंद आई, क्या? जो भी पसंद आई साहब, और उन्होंने वो गुड्स इंपोर्ट कर लिया और एक गुड्स लेके आए सर, वो थी 1,25,000 की सर। ऐसा नहीं, और दोनों दोस्त बाकी दो दोस्त कुछ लाए नहीं, तो ऐसे केस में वो 1,50,000 1,25,000 जितना का भी गुड्स था माइनस करेंगे। क्या? मान लो 50,000 के लिए एलिजिबल था, माइनस 50,000, रिमेनिंग 75,000 पे कस्टम पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तीनों दोस्त बोल दे क्या 50 मेरा रिमेनिंग 25,000 इसका एग्जामिशन आप काउंट कर लो और एग्जामिशन दे दो, नहीं हो सकता सारा ये। क्लियर? देन अगर आप 18 ईयर्स प्लस हो और आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हो तो सर 1 लैपटॉप कंप्यूटर नोटबुक कंप्यूटर एडिशनली अलाउड है इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, भले आप नेपाल भूटान म्यांमार से आओ या कैसे भी आओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने मॉनेटरी लिमिट बताई 50,000 या 15,000, जो भी रूल नंबर 3 और 4 में मैंने बताया आपको सर, ये 50,000 15,000 का जो लिमिट मैंने आपको बताया है, दिस इज फॉर ऑल द आर्टिकल्स अदर देन द आर्टिकल्स कवर्ड इन अनेक्सर 1। मतलब अनेक्सर 1 में जो आर्टिकल कवर है उसके लिए एग्जामिशन नहीं मिलेगा। अनेक्सर 1 में जो आर्टिकल्स कवर है उस पर आपको कंपल्सरी टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सवाल आता है क्या अनेक्सर 1 में क्या कवर है? अनेक्सर 1 में कवर है क्या? फायर आर्म्स, इन पे कंपल्सरी कस्टम पे करना पड़ेगा साहब। फायर आर्म्स, कार्ट्रिजेस और फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50 तक लेके आए तो एलिजिबल हो, 51 लेके आए तो एक एलिजिबल नहीं, 50 एलिजिबल है सर। सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स, जैकेट खोला सब तरफ सिगरेट लटक रही थी बेटा सर। सिगार्स एक्सीडिंग 25, टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स, एल्कोहल लिकर और वाइन इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, 2 लीटर से ज्यादा लेके आए तो थोड़ा ऑफिसर को भी पिलाओ भाई सर, और थोड़ा गवर्नमेंट को भी पिलाओ कस्टम। देन गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, फ्लैट पैनल टेलीविजन मतलब एलसीडी एलईडी आप प्लाज्मा टीवी आप लेके आए आउट ऑफ इंडिया से तो उस पर कंपल्सरी कस्टम पे करना है। अच्छा ध्यान देना बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल वाइन अप टू 2 लीटर्स सर, वो एनेक्सर 1 में कवर नहीं है। एक्सेस में जो है मानो 3 लीटर लेके आए बेटा आप दारू, तो 1 लीटर एनेक्सर 1 में कवर है, 2 लीटर कवर नहीं है। 2 लीटर एग्जाम नहीं है, 2 लीटर एलिजिबल फॉर एग्जामिशन है, 1 लीटर एलिजिबल नहीं है। फर्दर ध्यान देना बेटा, फायर आर्म्स, कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50, सिगरेट सिगार्स और टोबैको जो 100 स्टिक्स 25 एंड 125 ग्राम से एक्सीड जो लेके आ रहे हो उस पर सर कस्टम लगेगा और 100% रेट से कस्टम लगेगा, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज मतलब 110% उस पर कस्टम लगता है बच्चों। क्लियर? डन सर। बाकी सारे कस्टम, बाकी सारी जो एलिजिबल गुड्स है उन सब पे 35% प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज कस्टम लगेगा भाइयों सरकार। नेक्स्ट है क्या? एडिशनल एग्जामिशन फॉर ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए एडिशनल एग्जामिशन दे रखा है। अगर आप जेंटलमैन हो सर तो कितना सर 20 ग्राम अप टू वैल्यू कैप ऑफ ₹50,000 पर। अगर आप लेडी पैसेंजर और मोस्ट रेस्पेक्टेड लेडी पैसेंजर अगर आउट ऑफ इंडिया से आ रही है तो एडिशनल ज्वेलरी अलाउंस दिया हुआ कितना 40 ग्राम्स विद वैल्यू कैप ऑफ ₹1 लाख पर। ये एडिशनल अलाउंस आपको तभी मिलेगा अब अगर आप मोर देन 1 ईयर आउट ऑफ इंडिया रहे थे बिफोर कमिंग टू इंडिया तो ही एग्जामिशन, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। अच्छा ये तो एडिशनल एग्जामिशन है बेटा, उसके अलावा जो बेसिक एग्जामिशन रूल नंबर 3 और 4 का है 50,000 या 15,000 ऐसे केस में वो तो ही है सर। क्लियर? सर रूल नंबर 6 बोलता है क्या? एडिशनल अलाउंस ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। मान लो आप आउट ऑफ इंडिया गए थे सर किसी प्रोफेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए और मोर देन 3 मंथ वहां रहे सर, या फिर आप वही रहते थे अपना परमानेंट अब घर शिफ्ट हो रहे हो सर, मोदी जी ने बोला मेड इन चाइना नाउ मेक इन इंडिया, इंडिया में आ गए सरकार, स्वच्छ भारत अभियान। सरकार आप सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आप इंडिया में आ गए या आप आउट ऑफ इंडिया सर्विस देने गए थे मोर देन 3 मंथ वहां रहे, अब आप आ रहे हैं यहाँ पे तो सर जो आपके पर्सनल बिलोंगिंग वहां पे थे सर, ध्यान देना बेटा, जैसे हाउस होल्ड आर्टिकल्स वगैरह वो भी एडिशनली अलाउ किए इसके अंदर। कितना? अगर आप मोर देन 3 मंथ पर अप टू 6 मंथ बाहर रहे तो पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 बट इंक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन्ड इन अनेक्सर 3 सर 60,000 तक अलाउड है। क्लियर है? ये एडिशनल अलाउंस है बेटा सर, पर किसके लिए? पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल के लिए है सर। मोर देन 6 मंथ अप टू सर 1 ईयर रहे तो 1 लाख तक का सर मोर देन 365 डेज अगर आप रहे हो पर अप टू 2 ईयर्स रहे हो आप तो ऐसे मतलब मोर देन 1 ईयर अप टू सर मोर देन 1 ईयर इन लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 साल में मोर देन 1 ईयर अगर आप रहे तो 2 लाख का एग्जामिशन दिया हुआ है। एंड सर
अगर एटलीस्ट 2 साल अगर आप बाहर रहे हो तो ऐसे केस में 5 लाख तक का एडिशनल अलाउंस आपको अलाउ किया है पर्सनल और हाउस होल्ड आर्टिकल के लिए। पर हाँ सर यहां पर कंडीशन दे रखी है, सबसे पहली बात यहाँ पे इंडियन पैसेंजर होना चाहिए सारे केस में। सेकंड थिंग यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन क्या है, आपने पिछले 3 सालों में ये वाला बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए। प्लस यहां बोल दिया क्या, अगर एटलीस्ट 2 साल आप बाहर रहे हो, एटलीस्ट 2 साल बाहर है तो 5 लाख तक का एडिशनल अलाउंस दिया पर्सनल और हाउस होल्ड आर्टिकल के लिए। पर कंडीशन क्या है सर, एटलीस्ट 2 साल बाहर रहना चाहिए। पर वहां पे कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है कि सर आप थोड़ा जल्दी आ गए थे, अर्ली रिटर्न। सर एटलीस्ट 2 साल बाहर रहना चाहिए, पर अर्ली रिटर्न अगर आपका हो गया है, इफ अर्ली रिटर्न वाज ड्यू टू सर वैकेशन अब्रोड या कोई ऐसा एक्सेप्शनल नेचर का केस हो गया था, तो 2 महीने तक का शॉर्टफॉल अगर है, अ शॉर्टफॉल अप टू पीरियड ऑफ 2 मंथ कैन बी कंडोन्ड बाय एसीडीसी ऑफ द कस्टम इफ अर्ली रिटर्न इज ड्यू टू टर्मिनल लीव और वैकेशन अब्रोड या कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो गए, तो ऐसे केस में सर 2 महीने जल्दी भी आ गए तो भी चलेगा सर। सेकंड थिंग यहाँ पे लिखा है क्या, आप जो लास्ट 2 साल में बार बार इंडिया आया था ऑन द शॉर्ट विजिट, टोटल पीरियड शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ। टोटल पीरियड ऑफ शॉर्ट विजिट ड्यूरिंग लास्ट 2 years शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ। पर कमीशन चाहे तो उसको भी रिलैक्सेशन दे सकता है अगर उसको लगता है रीजनेबल रीजन था, इसके पास किसी एक्सेप्शनल कारण की वजह से ये फ्रिक्वेंटली ज्यादा आया और मोर देन 6 मंथ रहा तो चलेगा सर। प्लस थर्ड कंडीशन क्या है, पिछले 3 सालों में आपने ये बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए। क्लियर, ये कंडीशन फुलफिल करी आपने तो पर्सनल और हाउस होल्ड आर्टिकल 5 लाख तक के अलाउ होंगे अगर मोर देन 2 years आप बाहर रहे तो। सरकार आइए करेंसी के लिए रेफर करिए फेमा। सर रूल नंबर 8 बोलता है क्या, प्रोविजन रिगार्डिंग अनअकम्पनीड बैगेज। मान लो बैगेज पहले आ गया, आप बाद में आए, या आप आगे बैग बाद में, कितने बाद में आए भाई, 4 साल बाद में आए क्या, कपड़े छोटे पड़ जाएंगे साहब। इसलिए यहां लिमिट दे दी कि अगर मान लो सर पैसेंजर पहले आ गया और बैगेज बाद में आ रहा है तो बैगेज शुड बी डिस्पैच्ड विद इन 1 month ऑफ हिज अराइवल प्लस फर्दर एक्सटेंशन जो एसीडीसी अलाउ करता है रीजनेबल केस में। सर सेकंड केस, बैग पहले आ गया आप बाद में आ रहे हो तो सर ऐसे केस में यू शुड लैंड, आप आ जाना चाहिए विद इन 2 month फ्रॉम दी 2 month फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ दी पैसेंजर। सरकार सुनना क्या बोला है भाई, ओ भाई बैग पहले आ गया आप बाद में आ रहे हो तो आप कितने टाइम में आ जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर। जिस दिन बैग आया उसके 2 महीने के अंदर आप आ जाना चाहिए। प्लस एसीडीसी चाहे तो एक्सेप्शनल नेचर का केस अगर है तो सर आपको फर्दर टाइम दे सकता है, बट टोटल पीरियड शुड नॉट एक्सीड 1 year। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, सुनामी वगैरह आ गया या कोई भी इस तरह का कोई एक्सेप्शनल नेचर का केस हो तो वो फर्दर एक्सटेंशन दे सकते हैं, बट टोटल पीरियड शुड नॉट एक्सीड 1 year। क्लियर, डन सरकार, डन। रूल नंबर 9 बोलता है क्या, एप्लीकेशन ऑफ दीज रूल्स इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ क्रू मेंबर के केस में बोल दिया क्या, भाई साहब ये तो बार बार आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, बार बार आएंगे, हर बार इनको 50,000 का अलाउ कर दिया तो सर ये एयर होस्टेस जो है वो तो ड्यूटी फ्री शॉप खोल देगी अपनी पति के लिए बेटा पे। इसलिए गवर्नमेंट बोल दिया क्या, नहीं साहब इनको कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं अलाउ किया जाएगा एक्सेप्ट जो उनका लास्ट ट्रिप होगा ऑन द टर्मिनेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट। तब जिंदगी का लास्ट ट्रिप नहीं बोल रहा हूँ, टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट का लास्ट ट्रिप होगा तब जनरल अलाउंस इनको मिल जाएगा। फर्दर बोल दिया क्या, ये 1500 रुपए तक की हर ट्रिप में 1500 रुपए तक के आर्टिकल्स ला सकते हैं जैसे चॉकलेट्स, चीज, लिपस्टिक और एनी अदर पेटी गिफ्ट आइटम्स फॉर देयर पर्सनल और फैमिली यूज 1500 तक का ला सकते हैं बस सर। क्लियर, 1500 में 2 लिपस्टिक नहीं आती है ना बेटा। अब हाँ क्या कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, लिपस्टिक में ध्यान क्या लगा रहे हो सर आप। सरकार नहीं अब आइए सर कहा ये बैगेज का प्रोविजन सारे खत्म हो गए। गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट बाय पोस्ट और कुरियर, यहाँ बोल दिया सेक्शन नंबर 82 से 84 में कि सर आप कोई भी गुड्स सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो बाय पोस्ट या बाय ऑथराइज कुरियर तो ऐसे केस में अलाउड है। पर सर क्या होता है सर, जब भी गुड्स आता है, जब भी गुड्स बाय पोस्ट आ रहा है तो सर वहां पे कस्टडी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, वहां पे इमीडिएटली गुड्स अनलोड करके सर प्रॉपर ऑफिसर जो होता है वो गुड्स हैंड ओवर कर देगा किसको, सर पोस्टल ऑफिसर को। किसको, पोस्टल ऑफिसर को या फिर ऑथराइज कुरियर के ऑथराइज पर्सन को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, उन सारे गुड्स पे पार्सल पे जो कंप्लीट डिक्लेरेशन होता है गुड्स के सर उनके बेस पे एक लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट सर उस लिस्ट में वो लिस्ट सबमिट करेगा पोस्टल अथॉरिटी किसको, कस्टम ऑफिसर को। ऑफिसर चेक करेगा क्या उनमें कुछ गुड्स ड्यूटेबल है या नहीं है। अगर ड्यूटेबल नहीं है तो दोज गुड्स विल बी डिलीवर्ड एट दी कंसर्नीज एड्रेस पर। अगर वो ड्यूटेबल है तो ऐसे केस में कंसर्नी को सर कस्टम पे करना होगा, उसके बाद गुड्स उसके यहाँ डिलीवर करेंगे, अदरवाइज डिलीवर नहीं करेंगे। और सर अगर कस्टम लगना तो रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू क्या होगा, जिस दिन उस पोस्टल अथॉरिटी ने लिस्ट ऑफ गुड्स सबमिट करी थी कस्टम ऑफिसर को, दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी। और अगर मान लो कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है तो द वेसल कैरिंग सर, तो इस केस में सर रिलेवेंट डेट फॉर एक्सपोर्ट क्या होगा, सर जिस दिन आपने पोस्टल अथॉरिटी को गुड्स डिलीवर किया था, किसको, पोस्टल अथॉरिटी को। एक्सपोर्ट के केस में दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, अगर बाय पोस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, इंपोर्ट के केस में बोला था क्या, जिस दिन आपने लिस्ट सबमिट करी टू दी, जिस दिन पोस्टल अथॉरिटी ने लिस्ट सबमिट करी कस्टम ऑफिसर को, दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी। पर अगर मान लो वेसल जो है वो बाद में आया है, सर वेसल कैरिंग द पोस्टल मेल बैग्स, वो अगर बाद में आए तो ऐसे केस में जब वेसल अराइव होगा दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट। ओके सर इन केस ऑफ स्टोर्स, सर स्टोर्स क्या होता है, स्टोर्स मींस
parts and accessories, fuel and other consumables on board the aircraft or vessel, whether required for immediate use or not. Sir, stores can be shifted from one vessel to another vessel, but only after the permission of the कस्टम ऑथोरिटीज. सर कस्टम ऑफिसर से परमिशन लेके वो एक वेसल से दूसरे वेसल में विद इन द इंडियन टेरिटरी गुड्स को शिफ्ट कर सकते हैं. सर अगर आप फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हो एज ए स्टोर्स, या आपने सर इंडियन नेवी शिप को आपने सप्लाई किया गुड्स एज ए स्टोर्स, तो ऐसे केस में अगर आपने इंपोर्ट पे कस्टम पे किया था और उन्हीं गुड्स को इनको सप्लाई किया तो 100% ड्रॉबैक अलाउड है इंस्टेड ऑफ 98%. क्लियर. या अगर आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करके यहाँ से सप्लाई किया तो विदाउट एनी कस्टम यू कैन सप्लाई द गुड्स टू द फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट, या फिर इंडियन नेवी शिप को आप फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स फ्री ऑफ ड्यूटी सप्लाई कर सकते हो बच्चों. क्लियर. डन. एंड स्टोर्स ब्रॉट इन इंडिया कैन बी कंज्यूम्ड इन इंडियन टेरिटरी ऑब्वियसली विदाउट एनी ड्यूटी, एंड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड सप्लाइड एज स्टोर्स ऑन एनी फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट मे बी एक्सपोर्टेड फ्री ऑफ ड्यूटी एज ए स्टोर्स, अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो. क्लियर. इसी के साथ भारत माता की जय. आई होप ये पूरी चैप्टर पूरी कहानी भी खत्म हो गई आपके एंड पर. एंड सर ये रिवीजन आपके लिए इफेक्टिव है, पर भारत माता की जय होनी चाहिए. अल्टीमेट आपकी सक्सेस है, हमारी सक्सेस है. आपकी सक्सेस के लिए सब लोग दुआएं कर रहे हैं, बस आप अपना 100% लगा दीजिए, देखना सब कुछ आपके फेवर में होगा. ऑल द बेस्ट. लव यू लॉट. टेक केयर. बाय बाय. माहौल.